गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि ये कंजर्वेशन लॉ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसके डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कोई प्रोसेस लाइक कंबशन प्रोसेस हो रहा है। कंबशन मतलब कोई हम लकड़ी को या कोयले को जला रहे हैं, तो वो जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। बट इट कैन नॉट बी इन रिवर्स प्रोसेस। क्या ऐश को हम फिर से कोयला प्राप्त कर सकते हैं ऐश से? सो दिस इज एक ऐसा प्रोसेस है जो भी रिटर्न वापस नहीं आ सकता है। सो एक इसका नेचुरल फ्लो होता है कि एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट ये फिर से रिवर्स नहीं आ सकता है। तो इसमें ही दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला रिवर्सिबल रिवर्सिबल एंड सेकेंड इज इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, या प्रोसेस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया है। ए स्टेट ए से बी स्टेट में चला गया है, लेकिन फिर से ये बी स्टेट से अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस करना चाहें तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम बी टू ए। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल, जिसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अपने रिवर्स प्रोसेस करके अपने फिर से कंडीशन ए में या इनिशियल कंडीशन ए में अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में वापस नहीं आ सकता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस जो अपने जिस डायरेक्शन से फ्लो होके ये फाइनल स्टेट पर गया है, बी स्टेट पर गया है, उसके रिवर्स प्रोसेस को हम फॉलो करके फिर से उसके इनिशियल स्टेट को फाइंड कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि फाइनल इनिशियल स्टेट को फिर से गेन कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का अगर एग्जांपल देखते हैं तो पहला ये है कंबशन प्रोसेस। किसी कोयले को या किसी ईंधन को अगर हम जला रहे हैं, किसी फ्यूल को जला रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक। फिर से हम उस फ्यूल को उसके कंबशन के बाद हमको जो वर्क डन मिला है या जो कार्य मिला है उसको रिवर्स प्रोसेस करके हम फिर से वो फ्यूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाइक पेट्रोल पेट्रोल से जो इंजन में मूवमेंट होता है या जो इंजन के में वर्क डन होता है, पेट्रोल प्लस एयर वेपर के साथ में ये हमको वर्क डन मिलता है। क्या ये इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है? नहीं है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि अपने रिवर्स बैक में फ्लो होके फिर से अपने इनिशियल कंडीशन जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन था उसको फिर से प्राप्त कर सकता है। सो दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका एग्जांपल लेते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल होता है, मींस ये नेचुरल प्रोसेस में नहीं मिलता है। लाइक जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बारिश का होना, कंबशन प्रोसेस होना, किसी किसी भी फ्यूल का डीके होना मतलब जलना, ये सब जो प्रोसेस होते हैं ये कैनॉट बी रिवर्स बैक। ये जो प्रोसेस होते हैं वो इसको हम रिवर्स फिर से प्रोसेस करके उसके इनिशियल जो स्टेट था उसको फाइंड नहीं कर सकते या नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एक हाइपोथेटिकल होता है जो कि नेचुरली हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एक्चुअली होता नहीं है। अगर हम एक पिस्टन लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग है विथ सराउंडिंग, और इस पिस्टन में आइडियल गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस, और इस पिस्टन का जो मोशन है वेरी स्लोली है, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लो में प्रोसेस हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। इस जो प्रोसेस को बोलते हैं जो कि बहुत स्लोली होता है, इसको बोला जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें जो प्रोसेस होता है उसके हर एक स्टेज पर, हर एक स्टेट पर जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल। और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, लाइक
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं या नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है ईंधन का, उसमें से अगर गैस लीक होके एटमॉस्फेयर में इस तरीके से फैल गया है, कैन इट बी रिवर्स बैक टू सिलेंडर? क्या हम इसको टंकी में फिर से, सिलेंडर में क्या फिर से फिल कर सकते हैं? यही जो गैस बाहर निकला है, बाकी अदर मेथड के थ्रू हम इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन इस गैस को रिवर्स बैक प्रोसेस करके हम वापस इसमें ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वो प्रोसेस हैं जो कि रिवर्सिबल, जो कि अपने जिस फ्लो के साथ में हो रहा है उसको जस्ट रिवर्स बैक करें तो फिर से वो अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाते हैं। इरिवर्सिबल में स्पॉन्टेनियस जो जितने भी प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, उसका रिवर्स बैक करने से वो अपने इनिशियल स्टेट को गेन नहीं कर सकते हैं। सो दैट आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था हमने कि जो जितने भी कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हैं, लाइक डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो हीट सप्लाई किसी सिस्टम को करते हैं, उस हीट को गेन करके वो अपने इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज करता है और अपने वर्किंग सब्सटेंस या उस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क होता है, या उस सिस्टम पर वर्क होता है, सॉरी, उस सिस्टम पर वर्क होता है। सो ये कंजर्वेशन लॉ था जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, लेकिन इन्होंने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसने डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया कि किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। हम देखे थे कि जो हीट का ट्रांसफर होता है T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर होता है। Q1 अमाउंट है, यहाँ से फ्लो होके T2 पर जा रहा है, यहाँ पर कुछ Q1 इसके पास Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, वो Q2 इस सिस्टम पर हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कंडीशन क्या होगा, T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। क्या इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल है? क्या T2 से T1 के साइड में टेम्परेचर हीट का जो ट्रांसफर है वो T2 से T1 पर होगा? कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। नो, क्योंकि जो हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा किसी हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी साइड में होता है। सो ये जो डायरेक्शन है इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं एक्सप्लेन किया था, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग हीट यहाँ से इधर भी ट्रांसफर हो सकता है, हीट इधर से इधर भी ट्रांसफर हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था। सो इसलिए हमको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, देखते हैं कि नो एनी इंजन can convert the whole heat extracted from source to the work। जो भी कोई भी अगर हम हीट लेते हैं, इंजन लेते हैं, हीट इंजन लेते हैं या कोई भी इंजन लेते हैं, वो अगर सोर्स से जितना एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है या जितना एनर्जी उसको इंजन को मिल रहा है, उस कंप्लीट इंजन को, उस कंप्लीट हीट को वो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, सभी को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इट मीन्स कि इसका जो हीट का जो एफिशिएंसी होता है कैन नॉट बी 100%। जितना हम हीट दे रहे हैं, Q1 दे रहे हैं, उसको कंप्लीट वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। इट मीन्स efficiency of a engine
कैनॉट बी अ 100%। 100% कभी भी किसी भी इंजन का एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने हीट इंजन डिस्कस किया था, ये सोर्स था, ये क्या था, वर्किंग सब्सटेंस, और ये था सिंक। Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, इस वर्किंग सब्सटेंस में एब्जॉर्ब होता है, और कुछ वर्क डन होने के बाद Q2 अमाउंट क्या हो जाता है, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। सो इसका एफिशिएंसी हमको क्या मिला था, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दैट वाज द एफिशिएंसी ऑफ दैट हीट इंजन। अगर हम इसकी इफिशियंसी की बात करें तो कैनॉट बी इज इक्वल टू 1। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बोल रहा है कि जो Q2 अमाउंट ऑफ हीट है वो सिंक में किसी न किसी अमाउंट में क्या होगा, रिजेक्ट होगा ही। Q2 की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। Q2 कैनॉट बी इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। Q2 इज इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा। सो इफिशियंसी ऑफ इंजन कैनॉट बी इक्वल टू 1। ये जो सेकंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वही बोलता है कि कोई भी इंजन के द्वारा बिना किसी हीट को रिजेक्ट किए वर्क नहीं कर सकता है। इस स्टेटमेंट को प्लैंक्स ने और क्लॉसियस ने दो स्टेटमेंट दिए थे। क्या क्या स्टेटमेंट थे वो देखते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, इट इज impossible to construct an engine which convert which absorb heat from hot reservoir and convert it completely into work. So this was the statement of कैल्विन प्लैंक। कैल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कोई भी इंजन क्रिएट करना इम्पॉसिबल है जो कि हॉट रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ को हीट को एब्जॉर्व करेगा। जैसे कि ये हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर यहाँ से Q1 अमाउंट को हीट को ऑब्जर्व करेगा। ये इंजन है आपका, या फिर इसको हम वर्किंग सब्सटेंस ले लेते हैं, और इसको कंप्लीटली ये टोटल कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ Q2 अमाउंट सिंक पर या कोल्ड रिजर्वायर पर रिजेक्ट करेगा ही। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लैंक, केल्विन प्लैंक। एंड सेकंड स्टेटमेंट था क्लॉसियस का। क्लॉसियस का स्टेटमेंट था क्या था, देख लेते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट था कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एन हीट फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क। मीन्स it is impossible to construct an engine which make heat flow from lower या बोल सकते हैं कोल्ड रिजर्वायर, हॉट लोअर बॉडी टेम्परेचर
to body at higher temperature. Body at higher temperature without doing any work. Without doing any external work. यहां पर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे क्लॉसियस का कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच मेक्स हीट फ्लो फ्रॉम लोअर बॉडी टेम्परेचर. जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर रखा हुआ है वहां से हीट का ट्रांसफर कहाँ करना है, हायर बॉडी टेम्परेचर साइड पर. लोअर बॉडी टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर. इट मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है या एक बॉडी ले रहे हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पर रखा हुआ है, मान लेते हैं T1 पर, और इसका हीट का ट्रांसफर हो रहा है या हीट फ्लो हो रहा है बॉडी एट टेम्परेचर T2 पर. और कंडीशन क्या बोला है कि T1 इज लेस देन T2. तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है या इस हीट का ट्रांसफर हो रहा है लोअर बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर साइड से हायर बॉडी टेम्परेचर साइड पर हो रहा है. और इसमें इन्होंने ये कहा कि ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब उसको करने के लिए कुछ जो वर्क डन होगा, जो हीट फ्लो हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन भी होगा. इट मीन्स ऐसा जो सोर्स के या जो सिस्टम के थ्रू हो रहा है उस पर कुछ वर्क डन भी होगा. सो दिस इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट. ये जो फिनोमिना होता है या इनका जो स्टेटमेंट था रेफ्रिजरेटर के लिए था. रेफ्रिजरेटर में ही होता है कि कोई हम क्या रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जो फ्रीज के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम कुछ सब्जी वगैरह जो भी चीज़ रखते हैं वो कोल्ड धीरे धीरे ठंडा होता जाता है कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करके रखते हैं फ्रीज़र को या फ्रीज को, उस टेम्परेचर तक वो क्या होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है. उस जो सामान वहाँ रखे हैं सब्जी हो गया या कुछ भी हो गया तो उसका टेम्परेचर उतना तक डिक्रीज होगा. ऐसा डिक्रीज कैसे हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम लगा हुआ है या जो इंजन उस पर लगा हुआ है वो इंजन क्या कर रहा है उस लोअर टेम्परेचर से और हीट निकालते ही जा रहा है, हीट निकालते जा रहा है और बॉडी एट हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट करते जा रहा है. और उस पर कुछ वर्क डन भी हो रहा है. कुछ वर्क डन जो हम देखेंगे कि पीछे का जो पैनल लगा होता है वो थोड़ा सा हीट हो जाता है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर. जो क्लॉसियस ने जो स्टेटमेंट दिया था ये रेफ्रिजरेटर के लिए था, और केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट था ये हीट इंजन के लिए था. जो हीट इंजन जो कि हायर बॉडी टेम्परेचर या हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, कुछ वर्क करता है वर्किंग सब्सटेंस पर, और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को कोल्ड रिजर्वायर में क्या करता है, रिजेक्ट करता है. सो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स of second law of thermodynamics by Kelvin Planck and Clausius. Now हमने जो हीट इंजन के बारे में पढ़ा था अब वो समझ में आ गया कि इफिशियंसी 100% क्यों नहीं हो रहा है. नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, सॉरी Q2 अपॉन Q1 ये था. सो कुछ ना कुछ अमाउंट हीट रिजेक्ट होगा ही, दैट इज द कंडीशन. इसलिए नीटा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती. मीन्स 100% इफिशियंसी कोई भी इंजन नहीं हो सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कार्नो इंजन, हिंदी में कार्नो, इंग्लिश में कार्नोट लिखा हुआ है. सो ये इंजन अबाउट 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम ही कार्नोट था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एक ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी जितना है, मतलब मान लो इस इंजन की, जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था जिस इंजन की,
उन्होंने ये कहा कि कोई भी, अगर हम यूनिवर्स में कोई भी इंजन बनाते हैं, सो दैट इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ दैट इंजन कैनॉट बी ग्रेटर देन कैरनोट इंजन। मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस साइंटिस्ट ने ये कहा कि मैं जो कॉन्सेप्ट, जो इंजन बना रहा हूँ, उस इंजन से उसकी इफिशियंसी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर आप मेरे जो जिस कंडीशन को लेके आप अगर इंजन बनाते हैं, तो हो सकता है कि इफिशियंसी मेरे इंजन के इक्वल हो जाए, लेकिन मैं जो इंजन, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उस इंजन से उसकी इफिशियंसी कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने एक जो इंजन कंसिडर किया था वो एक हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल मतलब जो कि नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। हाइपोथेटिकल इंजन है ये, जो कि बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने एक रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। जो कार्नो इंजन है वो एक रिवर्सिबल इंजन है, और इन्होंने इस इंजन में 4 स्टेप्स को फॉलो किए। कंपोज्ड ऑफ 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में इसने इस इंजन को प्रोसेस कराया। और ये जो प्रोसेस है, पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपांशन, स्टेप्स याद रखेंगे। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन, थर्ड है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फोर्थ इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस इंजन को उन्होंने 4 स्टेप्स में फ्लो कराया, प्रोसेस कराया, और चारों स्टेप्स में जो हमको वर्किंग सब्सटेंस पे जो वर्क हुआ है उसको कैलकुलेट करके उन्होंने वर्क डन निकाला। और इस प्रोसेस के लास्ट में, क्योंकि मैंने बोला है कि ये रिवर्सिबल इंजन है, मींस लास्ट एक वन कंप्लीट साइकिल में ये अपने इनिशियल स्टेट पर फिर से वापस चला जाता है। देखते हैं कि अगर हम रिवर्सिबल इंजन के लिए अगर पीवी डायग्राम अगर देखेंगे, तो रिवर्सिबल मतलब कोई प्रोसेस जो कि अपने एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो क्या हो जाए, अपने इनिशियल स्टेट पर फिर से वापस आ जाए। लाइक इस तरीके से, मान लो स्टेट ए से स्टार्ट किया है, बी पर वापस आया, फिर से कुछ प्रोसेस करके स्टेट ए पर फिर वापस आ गया। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, जो कि एक पूरा क्लोज्ड कंप्लीट साइकिल होता है, वो रिवर्सिबल होता है। वो अपने प्रोसेस को कितनों बार भी किसी भी डायरेक्शन में हम राउंड राउंड करें, साइकिल को जितने बार भी दोहराएं, वो अपने इनिशियल स्टेट पर से फिर होके गुजरता है। सो जितने भी क्लोज्ड साइकिल होंगे, लाइक इस तरीके से जो साइकिल बनेगा, चाहे वो किसी भी शेप में हो, इसका जो पीवी डायग्राम हमको चाहे किसी भी शेप में मिल रहा हो, अगर वो क्लोज्ड लूप है, कंप्लीट साइकिल बना रहा है, सो दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। हम देखते हैं कि कार्नो इंजन में ये 4 स्टेप्स में प्रोसेस करा रहे हैं। इसमें किस तरीके से हमको वर्क डन मिलता है। तो इन्होंने जो हीट इंजन लिया था, उसमें उन्होंने एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर में ये जो इसके जो साइड्स के वॉल हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। इस पर एक इन्होंने पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन का जो ये ऊपर का एरिया है या ऊपर का सरफेस एरिया है, ये भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। सिर्फ इसका जो बेस है ये होता है कंडक्टिंग होता है। ये हो गया आपका पिस्टन। हम अभी कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि जो कार्नो इंजन है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला उन्होंने पिस्टन लिया था। क्या इस पिस्टन को हम सेंटर में बना लेते हैं, लाइक दिस।
और ये जो साइड के जो सरफेसेस हैं वो कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। ये जो इसका बेस है ये सिर्फ कंडक्टिंग है। एक सोर्स ले लेते हैं, सोर्स ऑफ हीट जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना भी हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे या जितना हीट इसको देंगे, इसके टेम्परेचर में किसी भी तरीके से या किसी भी कोई भी तरीके से चेंजेस नहीं आएगा या कोई चेंज नहीं आएगा। मान लेते हैं ये टेम्परेचर T1 पर है, एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं और ये स्टैंड है कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग। इट मीन्स इसमें हम किसी सिस्टम को रखते हैं, किसी सिस्टम को रखते हैं तो उसके साथ में हीट का एक्सचेंज या किसी भी प्रकार का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या एक्सचेंज नहीं होगा। दिस इज स्टैंड। थर्ड ले लेते हैं हम सिंक, सिंक जो कि टेम्परेचर T2 पर है एंड यहाँ पर कंडीशन ये भी ले लेंगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। और ये भी सिंक जिसका टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर है T2 पर, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट है। मींस इसमें से इस पर हम जितना भी हीट एक्सट्रैक्ट रिजेक्ट करते जाएंगे, इस पर जितना हीट हम देते जाएंगे, इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या है इसकी, इनफाइनाइट है। जितना ज़्यादा हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, उस सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़ता है। तो इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मीन्स इसको हम जितना हीट देंगे उसका टेम्परेचर में लगभग वेरिएशन नेग्लिजिबल होगा। सो दिस आर द कंपोनेंट्स, सोर्स, स्टैंड, सिंक एंड एक मतलब सिलिंड्रिकल शेप का एक सिस्टम लिए हैं जिस पर पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्नो इंजन। अब इसमें 4 स्टेप में प्रोसेस कराना है हमको। कार्नो ने इसमें 4 स्टेप में प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। पहला आइसोथर्मल एक्सपांसन। आइसोथर्मल मीन्स सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम अभी सबसे पहले स्टेप में आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को, जो सिलिंड्रिकल सिस्टम है जिसके अंदर आइडियल गैस भरा हुआ है, उसको हम उठा के इस सोर्स पर रख देंगे, सोर्स के ऊपर रख देंगे। क्योंकि ये कंडक्टिंग है और सोर्स का टेम्परेचर T1 पर है और हायर टेम्परेचर पर है, हायर टेम्परेचर पर है और इसको यहाँ पर हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंडक्टिंग के कारण यहाँ से ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेगा और यहाँ पर हम एक छोटे छोटे मांस के टुकड़े रखे हुए हैं, छोटा छोटा मैसिव कण रखे हुए हैं। हम क्या करेंगे, इस पर रखने के बाद उस छोटे छोटे कण को, जिसका द्रव्यमान कुछ m है, छोटे छोटे बहुत स्मॉल द्रव्यमान है, स्मॉल मास है, उसको हम धीरे धीरे हटाते जाएंगे, वहां से उठाते जाएंगे। तो मास कम होगा तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। ये जो प्रोसेस होगा बहुत ही स्लो होगा, बहुत ही धीरे धीरे हम एक स्मॉल मासेस को वहां से उठाते जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा क्वासी स्टैटिक होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है और ये नॉन कंडक्टिंग है।
इसका सराउंडिंग के साथ में किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है, इट मीन्स टेम्परेचर का वेरिएशन सराउंडिंग के साथ में वेरिएट नहीं करेगा, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्वासी स्टेटिक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस हो रहा है, इट मीन्स ये कौन सा एक्सपांशन होगा, क्योंकि हम वेट को हटाते जा रहे हैं तो जो एक्सपांशन होगा या ये पिस्टन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, एक्सपांशन होगा तो उसको हीट कहीं से हीट लेना पड़ेगा। एक्सपांशन हो रहा है विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर उसके इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू, टेम्परेचर चेंज होगा तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। सो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग पूरे शेप से वॉल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। सो ओनली क्या कर सकता है ये कि कंडक्टिंग साइड से ये कुछ हीट नीचे सोर्स से T1 से एब्जॉर्व करेगा। ये जो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लेकिन यहाँ डी डब्ल्यू डी यू इज इक्वल टू 0 होगा, सो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में वो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, तो जितना हीट एब्जॉर्व करेगा उतना ही उस पर क्या होगा, वर्क डन होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जितना हीट एब्जॉर्व करता है उसको हीट में कन्वर्ट वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट Q1 विल बी द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व, वहां से सोर्स से Q1 अमाउंट हीट एब्जॉर्व किया, Q2 दैट विल बी इक्वल टू W1 वर्क डन के बराबर होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है, टेम्परेचर T1 पर है और प्रेशर P1 है। सो V1 से V2 पर चेंज होगा, PdV अंदर में आइडियल गैस रखा हुआ है, आइसोथर्मल एक्सचेंज हो रहा है। हमने आइसोथर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था कि RT1 क्योंकि टेम्परेचर T1 है, log E V2 अपॉन V1 ये होता है, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। सो दिस विल बी द वर्क डन, V1 से V2 पर इसका एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन W1 इज इक्वल टू RT1 log V2 अपॉन V1। इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर हम छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, बाद में फिर इसको बड़ा करके समझेंगे। तो जो थर्मल एक्सपांशन हो रहा है, पीवी डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, प्रोसेस जो होता है उसको पीवी डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम इनिशियल कंडीशन ए पर लेते हैं जहां पर टेम्परेचर T1 P1 और V1 पर है, ये B पर जाएगा, आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन ये इसका बाकी जो P और V चेंज हो जाएंगे, सो क्या हो जाएगा T1 P2 V2। दिस इज ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमने सोर्स पर रखा हुआ था, अब ये सोर्स से उठा के इस पिस्टन को स्टैंड पर रख देते हैं, स्टैंड पर रख देंगे, और हम यहाँ पर भी जो मास निकाल रहे थे धीरे धीरे निकाल रहे थे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कर रहे थे, अब इस स्टैंड पर रखेंगे जो कि कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग है, सभी तरफ से ये नॉन कंडक्टिंग है, मींस हीट का एक्सचेंज स्टैंड के साथ में नहीं होगा, ये नॉन कंडक्टिंग है इसलिए। अब यहाँ का क्या कर रहे हैं, मास को हम जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, बहुत फास्ट रैपिडली प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक्सपांशन फिर होगा, लेकिन इस केस में चूंकि हीट कहीं से एब्जॉर्व नहीं किया जा रहा है, सो देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन हीट कहीं से नहीं मिल रहा है। तो फॉर द सेकेंड दैट इज एडियाबैटिक एक्सपांशन, सेकेंड केस में एडियाबैटिक एक्सपांशन, इस एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होगा कि
डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग ये जीरो है। सो जो इंटरनल एनर्जी में इसके चेंज होगा विल बी इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इस पर जो वर्क डन होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन क्या है कि इट शुड बी वेरी रैपिड, वेरी फास्ट। जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है वो वेरी फास्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर मास को बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। और ये जो सोर्स ऑफ हीट है, इसका सोर्स ऑफ हीट कहीं से नहीं मिल रहा है, स्टैंड पर रखे हैं जो कि नॉन कंडक्टिंग है। सो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या मिलेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन पढ़ा है कि मान लेते हैं यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है W2 हो रहा है, इसको W2 ले लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू, एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा क्योंकि एक्सपांशन हो ही रहा है। वॉल्यूम V2 से, यहाँ पर V2 पहुंच गया था, V2 से यहाँ पर V3 पर जाएगा, तो हमको ग्राफ इस तरीके से मिलेगा। और टेम्परेचर भी चेंज होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो T1 विल बी चेंज टू T2 एंड ये P3 एंड V3, T2 P3 V3। प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो यहां से वर्क डन विल बी V2 से V3 PdV। और हमको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, दिस विल बी इज इक्वल टू R गामा -1 T1 माइनस T2, चेंज इन टेम्परेचर। एक्सपांशन हो रहा है, इट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तभी वो एक्सपांड कर रहा है। सॉरी, सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए वो एक्सपांड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये सेकंड प्रोसेस हो गया जिसमें हमको वर्क डन W2 मिला, इसमें वर्क डन आइसोथर्मल एक्सपांशन में W1 मिला, एडियाबेटिक एक्सपांशन में W2 मिला। लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस स्टैंड को उठा के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपांशन, यस, एडियाबेटिक क्या हुआ था, एक्सपांशन हुआ था। अब देखते हैं क्या करेंगे, हम पिस्टन को सिंक पर रख देंगे, सिंक पर रख देंगे एंड इट इज एट लोअर टेम्परेचर साइड, लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन है। तो सिंक पर क्या करेगा, यहाँ पर जितना एक्सपांशन हुआ है, अब यहाँ पर हम इसका कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। कंप्रेशन करने के लिए फिर मास को हमको वहाँ पुट करना पड़ेगा। मास को वहाँ हम धीरे धीरे फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो थर्ड जो स्टेप था हमारा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, हम स्लोली उस पर फिर मास पुट करना स्टार्ट करेंगे। स्मॉल, बहुत छोटे छोटे मास हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं, छोटे छोटे मासेस रखे हुए हैं, उसको हम धीरे धीरे वहाँ पर पुट करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे उसका कंप्रेशन स्टार्ट होगा, कंप्रेशन स्टार्ट होगा। क्वासी स्टैटिक है क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, और सिंक भी, सिंक के साथ में ये कंडक्टिंग फेस रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्वासी स्टैटिक होने के कारण, टेम्परेचर मेंटेन होने के कारण इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएंगे। इट मीन्स जो कंप्रेशन होगा वो क्या करेगा, अपना जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सिंक पर क्या करते जाएगा, एक्सट्रैक्ट करते जाएगा, या सॉरी रिजेक्ट करते जाएगा। सो यहाँ पर इसको हम रखने से यहाँ पर कुछ अमाउंट क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा और वर्क डन होगा कुछ। सो व्हाट विल बी द वर्क डन, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो यहाँ पर हम इसको वर्क डन को W3 ले लेते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर T2 है एंड P3 V3 है। सो इसका जो कंप्रेशन होके ये कहाँ पर जाएगा, इस तरीके से T2 P4 V4,
pressure will convert into P4 and volume will be convert into V4. So work done will be V3 to V4 PdV, और इसको हम लिख सकते हैं RT log E V4 अपॉन V3। चूंकि इट इज अ कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर को हमको T2 लेना है, इट इज एट टेम्परेचर T2, तो कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन माइनस हो जाएगा, सो माइनस RT टू log E V4 अपॉन V3। दिस इज स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। नेक्स्ट अगर हम स्टेप देखते हैं, सिंक से हम उठा के अब फिर से इसको कहाँ ला देंगे, स्टैंड पर ला देंगे, और मास को हम कंटिन्यूसली उस पर रख ही रहे हैं। यहाँ पर जो मास हम छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं पिस्टन के ऊपर रख ही रहे हैं, तो उसका फिर से कंप्रेशन होते जाएगा। इस बार हम फास्ट कर रख रहे हैं, तो कंप्रेशन होते जाएगा, और हम ये देखेंगे कि इसका जो स्टेट है यहाँ पर T2 P4 V4 तक था, अब यहाँ पर एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस में कब तक कराएंगे, जब तक कि अपने इनिशियल स्टेट को फिर से वापस नहीं पा लेता। T1 P1 V1 एडियाबेटिक है, मीन्स हीट जो होगा वो कांस्टेंट मतलब जीरो होगा, हीट रिजेक्शन नहीं होगा, लेकिन देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन होगा। इस पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन को ले लेते हैं W4 इज इक्वल टू, एडियाबेटिक प्रोसेस है इसलिए R अपॉन गामा माइनस 1, एंड टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T2 से T1 पर चेंज हो रहा है, सो दिस विल बी T1 माइनस T2 and compression, so it is negative. So we have 4 steps: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. This 4 steps are there, और सभी में वर्क डन Q1 Q2 Q3 और Q4 है। so this is W1 RT1 log V2 upon V1, W2 R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। यहां से हम देखेंगे कि W2 इज इक्वल टू W4, बट इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। सो टोटल वर्क डन, लेट अस सी टोटल वर्क डन। ये स्टेप्स थे चारों, जिसको फॉलो करके कार्नो इंजन कुछ वर्क डन देता है। सो टोटल वर्क डन विल बी, total work done W is equal to W1 plus W2 plus W3 plus W4. So what will be the total work done? Because W2 and W4 are equal but in opposite sign, opposite sign में था, so total work done क्या हो जाएगा, हम W1 प्लस W3 को लेते हैं, सो W1 विल बी RT1 log E V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log E and 3 is V4 V3. This is work done, और this work done will be, अगर हम फर्स्ट वर्क डन की बात करें, W1 will be, ये जो हमको ग्राफ मिला था इसका एरिया होगा पूरा, क्योंकि P इज इक्वल टू जो W इज इक्वल टू PdV होता है। सो ग्राफ जो हम ये वाला जो ग्राफ ले रहे थे, या ये पूरा एरिया लेंगे, वो उसका W1 होगा। इसी तरीके से W2 विल बी, ये होगा आपका W2, एंड W3
ये इसके नीचे का जितना ग्राफ हो जाएगा, तो हम जो कंप्लीट वर्क डन देखेंगे, कंप्लीट वर्क डन विल बी W1 प्लस W2, सॉरी W1 प्लस W3। तो जो वर्क डन टोटल आएगा एरिया ABCDA, जहां पर ये C है और यहाँ पर ये D है। सो दिस एरिया विल बी द टोटल वर्क डन इन द कार्नो इंजन। कार्नो इंजन में जो टोटल वर्क डन होगा इज इक्वल टू ABCDA, इसके इक्वल होगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमको साइकिल मिल रहा है, एक कंप्लीट साइकिल मिल रहा है, ये जो साइकिल मिलता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में हमने आइडियल गैस रखा हुआ है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। सो वर्किंग सब्सटेंस कैन बी टेकन थ्रू द साइकिल अगेन एंड अगेन। और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस हमने लिया है उसको कितनों बार भी हम, जितने साइकिल में हम इसको रिपीट करेंगे उतने ही हमको वर्क डन मिलेगा। सो दिस इज द कंप्लीट कार्नो साइकिल। और थर्मल इफिशियंसी देखते हैं इसकी। थर्मल इफिशियंसी मीन्स व्हाट विल बी द वर्क डन जब हम इसको हीट Q1 दे रहे हैं। मीन्स इन्होंने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, सोर्स से, और Q2 को सिंक में रिजेक्ट किया है। सो थर्मल इफिशियंसी is defined as the external work done in one cycle to the corresponding amount of heat extracted from source। means ये एक साइकिल में सोर्स से जितने अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया है उसमें से कितने को वर्क डन में कन्वर्ट करता है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है दिस इज नोन एज इफिशियंसी। सो इफिशियंसी विल बी एन नीटा इज इक्वल टू W माइनस अपॉन में Q1, that will be efficiency। now work done क्या होगा, work done will be Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट किया और Q2 अमाउंट को सिंक में रिजेक्ट कर दिया, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस विल बी द वर्क डन। क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वर्क डन करेगा, जितना बचा उसको हीट में सिंक में क्या किया, रिजेक्ट किया। सो डिफरेंस बिटवीन देम इज नोन एज दिस विल बी द वर्क डन। सो थर्मल इफिशियंसी विल बी एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन heat extracted, and that will be W upon Q1। Neta is equal to 1 minus Q2 upon Q1। this will be 1 minus Q2 upon Q1। this is value of neta। अब हमारे पास जो इक्वेशंस दिए हैं उसमें से देखते हैं, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ Q2, Q1 is equal to W1 is equal to, that is equal to RT1 log E V2 upon V1, and Q2 is equal to W3। जो हमको Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हुआ है वो सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में हुआ है। एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, इसलिए Q1 और Q2 हमको आइसोथर्मल कंप्रेशन है, सॉरी एक्सपांशन है, और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। सो W3 विल बी RT2 log E V2 upon V1। सो यहां से हम देखेंगे Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 RT1
log, no, this is V4 V3, V4 V3, and this will be log V2 V1. So RR cancel out, T2 upon T1, T2 upon T1, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, log V4 upon V3 log V2 upon V1. दिस इज एक्सप्रेशन. इसको हम फिर से कंडीशन लगा के हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. हम देखेंगे कि फॉर द पॉइंट A to D, ये जो कर्व हमको जो मिला था, दिस इज फॉर एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन. एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए हम देखेंगे दो स्टेट्स हैं, ए से डी से ए स्टेट पर चेंज हुआ. ए स्टेट पर T1 P1 V1 है, और डी स्टेट से चेंज होके आया था T2 V4 P4 V4, P4 V4. This is the condition, this is the states when adiabatic compression D से A पर क्या हुआ, चेंज हुआ था. सो एडियाबेटिक कंडीशन में हमने पढ़ा है कि P गामा P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए अगर हम लगाते हैं इस कंडीशन को. सो यहाँ से हमको P1 T1 गामा -1 इज इक्वल टू मिलता है, सॉरी T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू मिलता है T2, इस स्टेट में क्या है, V4 है गामा -1. ये कंडीशन है हमारा एडियाबेटिक कंडीशन के लिए. ये जो हमको पहला एडियाबेटिक कर्व मिला था वहां से मिल गया. दूसरा हमको जो एडियाबेटिक कर्व मिला है वो है B से C. सो B पर क्या था, T1 P2 V2 से C T2 P3 V3. दिस इज कंडीशन. यहाँ पर हम फिर से वही ये वाला कंडीशन लगा देंगे. सो दिस विल बी T1 V2 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1. यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, V2 अपॉन नहीं, यहाँ से हमको दो इक्वेशंस मिले हैं 1 and 2, डिवाइडिंग 3/2. इसको हम 2 है 1 है ये, तो डिवाइडिंग 2/1, हम 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस विल बी लाइक दैट T2 गामा -1 अपॉन T1 V1 गामा -1 is equal to T2 V3 gamma -1 upon T2 V4 gamma -1. So T1 cancel, T2 cancel, and from this relation we will get V2 upon V1 gamma -1 is equal to V4 upon V3 gamma -1.
So gamma minus 1 will be cancel out, and we get V2 upon V1 is equal to V2 upon V4 upon V3. So this can be this relation can be put here. So we will get Q2 upon Q1. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. So we will get T2 minus upon में T1. This is the relation, and put this relation into नीटा. नीटा का जो हमको रिलेशन मिला था, नीटा का रिलेशन मिला था, we have got the relation नीटा is equal to 1 minus Q1 1 minus नीटा is equal to 1 minus Q1 Q2 upon Q1. So this will become नीटा is equal to 1 minus T2 upon T1. This is the efficiency of Carnot engine. Efficiency of Carnot engine. This is the efficiency of Carnot engine. So what will be the property? यहाँ से आपको जो relation मिला है, efficiency depends only on the temperature. फिर इसका प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि whatever be the working substance of the system. हम सिस्टम में वर्किंग सब्सटेंस क्या ले रहे हैं, इट डज नॉट मैटर. हम यहाँ पर देखेंगे कि efficiency of Carnot engine depends on only temperature, कि उसका सिंक और सोर्स कौन से टेम्परेचर पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा. इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट of nature of working substance, उसके वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नो इंजन. लेट अस सी वन एग्जांपल. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. Calculate the efficiency of Carnot engine working between the steam point and ice point. स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट क्या होता है? स्टीम पॉइंट is 373 Kelvin and ice point it is 273 Kelvin. So efficiency will be 1 minus T2 upon T1. This is at higher temperature, this will be T1, this will be T2. So 1 minus 273 upon 373. So by calculating it, we will get efficiency is equal to 2.6, about 2.6, or if we want to calculate the value in percentage, so multiply with 100. So this will be 26.81. 26.81. This will be the efficiency of that engine, Carnot engine. So to calculate the efficiency of engine, we have to know only the temperature, two temperature of Carnot engine at which they are this Carnot engine is working. So that's all for today's online class. And आज से आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो थैंक यू and keep studying. Be well.